नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। अगर हम जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष है, फ्रीडम स्ट्रगल, ये जो दौर मैं अभी चर्चा जो कर रहा हूँ पिछले 3-4 एपिसोड से, अगर हम 1915 से लेकर के 1940 के बीच का कि उस दौर का अगर मूल्यांकन करें तो कौन कौन सी बातें सामने आएंगी। सबसे पहली बात, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का उद्देश्य जो आमतौर पर लोग समझते हैं वो नहीं था। कांग्रेस का उद्देश्य कुछ दूसरा था। कांग्रेस का उद्देश्य था अंग्रेज़ों को बचाना, न कि अंग्रेज़ों को बाहर निकालना इस देश से, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना करने वाले अंग्रेज ही थे और कांग्रेस के स्थापना में एक सेफ्टी वाल्व की थियरी इन्वॉल्व है, कही जाती है। वो थियरी कहीं न कहीं बिल्कुल सही जान पड़ती है और यही थियरी जब आप 1915 से 1940 के बीच का जो दौर है, इसका आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेज अपने काम में सफल रहे और भारतीय राजनेता जो थे अंग्रेज़ों की इस चाल को समझ नहीं पाए। अब देखिए कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई अंग्रेज़ों को बचाने के लिए। कांग्रेस के लोगों नहीं, कांग्रेस के जो आईसीएस ऑफिसर थे, जो आज के आईएएस हैं, वो उस ज़माने में आईसीएस कहे जाते थे। तो अंग्रेज़ आईसीएस ऑफिसर्स ने कांग्रेस की स्थापना की, इसलिए कि वो जो उस कांग्रेस के मंच से जो भारतीय उससे जुड़ेंगे वो अपनी भड़ास उस मंच से निकाल लेंगे और कांग्रेस एक तरह से सेफ रहेगी, कांग्रेस का शासन सेफ रहेगा। कांग्रेस की स्थापना एक और वजह से हुई थी कि 1857 की जो क्रांति थी, जो एनर्जी उससे पैदा हुई थी, अंग्रेज उससे बहुत भयभीत थे। उनको लगा था कि शायद अब उनके गिने चुने दिन रह गए हैं। यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बदल करके अंग्रेज जो थे वो वहाँ की सरकार जो थी वो अपने क्राउन के अधीन उस भारतीय शासन की देखरेख करने लगी। शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया ताकि एक सुचारू रूप से जो राजनीतिक स्वरूप के रूप में भारत पर शासन किया जा सके। इसलिए तो अंग्रेज़ों के दिन में मन में लगातार उधेड़-बुन था कि ऐसा कौन सा प्रयास किया जाए ताकि इस आक्रोश से बचा जाए। तो ये कांग्रेस की थ्योरी आई। उसके बाद जब गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ तो गांधी जी ने राजनीति की शुरुआत यहाँ पर चंपारण आंदोलन से की, नील विद्रोह जिसको कहा जाता है, और उसमें गांव-गांव घूमे और अंग्रेज़ों पर दबाव बना करके और कुछ टैक्स कम करने को राज़ी किए। हालांकि वो बिल्कुल माफ़ हो जाना चाहिए था क्योंकि नील की खेती बंद हो चुकी थी, वो मैं बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में। लेकिन इसी क्रम में जो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ने 1857 के बाद ये पहला ऐसा विद्रोह था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था और इससे भारतीय समाज को एक तरफ से आंदोलित कर दिया। असहयोग आंदोलन में अंग्रेज़ों के का एक तरह से असहयोग करना था, उनके स्थापित स्कूलों में नहीं पढ़ना था, वकीलों को कोर्ट में नहीं जाना था और इस तरह के और काम थे। और अंग्रेज़ों के सामने जो असहयोग आंदोलन ने जो चुनौती पैदा की और जो एनर्जी समाज की तरफ से आई, अंग्रेज़ फिर एक बार भयभीत हो गए
कि ये अगर इस तरह से चलता रहा तो ये खतरनाक है भारत के लिए, भारत यानी कि अंग्रेज सरकार के लिए। तो और उसी बीच ये घटना हो गई चौरी चौरा की, जिसमें 2 दर्जन के आसपास अंग्रेज सिपाही मारे गए और काफ़ी नुकसान हुआ अंग्रेज़ों का, और वो हिंसा बड़े व्यापक रूप से हिंसा फैली। और वो एनर्जी ऐसी थी कि उसमें समाज का हर वर्ग शामिल हुआ और अंग्रेज़ों के खिलाफ लगातार काम किया। लेकिन गांधी जी की, अब वो परिपक्व थे कि नहीं थे, अब इस पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन समीक्षा जरूर हो सकती है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जबकि कांग्रेस के अनेक नेता ऐसे थे जिन्होंने गांधी जी पर दबाव भी बनाया कि आप इस आंदोलन को वापस मत लीजिए, क्योंकि ये एनर्जी फिर दोबारा वापस नहीं आ पाएगी। भारतीयों के द्वारा ये जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो उत्तेजना निकली है, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह की स्थिति बनी है, वो भविष्य में ऐसी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ये संभव है। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें एनर्जी निकली थी समाज से अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन एक तरह से ये गांधी जी की नासमझी ही कही जाएगी कि उन्होंने अहिंसा के नाम पर ये आंदोलन वापस ले लिया। और एक तरह से पूरी कांग्रेस, अब ये समझिए कि राजनीति में एकाध कदम ऐसे होते हैं जो पूरी दिशा को बदल देते हैं और सब कुछ दिशाहीन कर देते हैं। वही हाल हुआ कांग्रेस का भी। असहयोग आंदोलन के वापस लेने के साथ ही कांग्रेस जो था वो दिशाहीन हो गई। कांग्रेस में दो विचारधारा के लोगों का एक बिखराव दिखने लगा कांग्रेस के अंदर। एक पक्ष था जो चाहता था कि इस तरह के आंदोलन को लगातार जारी रखा जाए, और दूसरा पक्ष ये चाहता था कि ये आंदोलन न हो, इससे समाज कमज़ोर हो जाएगा। अब पता नहीं कैसे समाज कमज़ोर हो जाएगा, ये तो समीक्षा का विषय है। और एक वर्ग था जो कि बाद में वो जब 1919 का अधिनियम आया, उसके तहत चुनाव की बात आई, तो ये हुआ था कि हम लोग चुनाव में भाग लेंगे और भाग लेकर के अंग्रेज़ सरकार को काम करने से रोकेंगे और उसमें बाधा पैदा करेंगे। और एक वर्ग था जो कहता था कि हम चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, हम आंदोलन करेंगे। खैर, ये आंदोलन वापस हुआ और बाद में इसका दुष्परिणाम बाद में दिखा। कांग्रेस दिशाहीन हो गई, वो समझ नहीं पा रही थी कि अब हमें करना क्या है। अगले 5-7 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ और अंग्रेज फिर चिंतित हो गए कि ऐसा कौन सा काम किया जाए कि इस तरह के विद्रोह न हो। तो अंग्रेज़ों ने एक साइमन कमीशन का गठन हुआ जो 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए हुआ था। ये सब मैं बता चुका हूँ। उसका ये काम था कि जो उसमें 1919 के अधिनियम में जो कमी बेसी है उस पर विचार होगा और अगले अधिनियम में उस पर चर्चा करने के बाद फिर नेहरू कमेटी बनी, नेहरू कमेटी ने रिपोर्ट दी, फिर उसके बाद 1935 का अधिनियम आया। ये सब बातें एक तरह से किताबी चीज़ें हैं, ये सिर्फ गिनती की चीज़ें हैं। असल इसके पीछे की कहानी क्या है ये जानिए। अंग्रेज़ों को किसी तरह से लग रहा था कि भारतीयों के हाथ में एक झुंझुना दो ताकि भारतीय इस तरह के आंदोलन करने से बचें, और उसके पीछे भारतीय समाज को बांटने का काम अंग्रेज ऑफिसर्स ने शुरू किए। बड़ी चालाकी से पहले हिंदू मुस्लिम को एक की जो थोड़ी बहुत एकता बची थी उसे भी तोड़ने की कोशिश की। एक बार तो लग रहा था कि जैसे जलियांवाला बाग कांड की स्थिति बनी, उससे पहले ऐसा लग रहा था कि दोनों समाज काफ़ी मिलजुल कर काम करेंगे, और कई ऐसे क्रांतिकारी आए जिन्होंने इस हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया और इस एकता को प्रबल बनाने के लिए अनेक प्रयास किए, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे ऐसे लोगों को चुनने की कोशिश की, ऐसे लोगों की खोजबीन शुरू की जो इन दोनों समुदायों में विभेद पैदा कर सकते थे, और अंग्रेज इसमें सफल रहे।
फिर एक बार ऐसी विचारधारा आई जो अंग्रेज के द्वारा जो बोया गया बीज था उसने हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई पैदा की। और उसके कुछ सालों बाद हिंदुओं को भी बांटने की कोशिश की गई दलित और सवर्ण में, जिसका परिणाम हुआ कि पुनः पैक्ट करना पड़ा महात्मा गांधी को अंबेडकर के साथ। और ये तय हुआ कि अब दलित बहुल इलाकों से जो एक विशेष मतदाता मंडल विशेष लोगों को चुन करके और केंद्रीय असेंबली में भेजता था, उसकी जगह अब सीटों को आरक्षित किया जाएगा। केंद्रीय असेंबली हो या प्रांतीय असेंबली हो, उसमें सीटों का आरक्षण होगा। तो इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था आई। तो हिंदू समाज को भी बांटने की कोशिश की गई और मुस्लिम और हिंदुओं के बीच खाई चौड़ा करने की भी कोशिश की गई और अंग्रेज इसमें पूर्णतः सफल रहे। क्योंकि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, जब 1929 में ये तय हो गया, कांग्रेस का एक धड़ा लगातार ये कहने लगा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, माने पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो जब ये तय हो गया लाहौर के अधिवेशन में कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो उसके बाद ये हुआ कि अगर अंग्रेज इस पर नहीं मानेंगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, जो अंग्रेजी कानून है उनकी अवज्ञा करेंगे और अवज्ञा करने का परिणाम जो भी हो एक आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन भारतीय समाज और कांग्रेस इतनी दिशाहीन हो चुकी थी कि उस आंदोलन का कोई असर भारतीय समाज पर नहीं पड़ा। आंदोलन तो चला लेकिन आंदोलन निष्क्रिय हो गया और उसे और निष्क्रिय करने में अंग्रेज़ों ने फिर एक चाल चली कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारत के सभी संगठनों को बुलाया, आमंत्रित किया। कांग्रेस ने भले उसका बहिष्कार किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गए, लेकिन उसका कोई अंततः परिणाम नहीं हुआ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का वो दौर था जब भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी की चर्चा हो रही थी, सज़ा हो चुकी थी। और इरविन ये लिखता है अपनी आत्मकथा में, इरविन कहता है कि हमें पूरी उम्मीद थी कि गांधी जी इस पर चर्चा करेंगे और इनकी फांसी रुकवाने के लिए सिफारिश करेंगे, लेकिन गांधी जी ने इसके कानून व्यवस्था का मामला कह करके और इस पर कोई चर्चा नहीं की। इसलिए इरविन ने भी कुछ नहीं कहा और फांसी हो गई इन तीनों को। जबकि उस समय का अंग्रेज शासन ये 100% श्योर था कि गांधी जी इसकी भगत सिंह के फांसी की सिफारिश रोकने की कोशिश करेंगे, दबाव बनाएंगे हमारे ऊपर, और अगर दबाव बनाएंगे तो हम लोग उनको फांसी रोक सकते हैं कानूनी प्रावधानों के तहत। लेकिन गांधी जी ने एक बार भी ये इरविन से नहीं कहा कि इन्हें फांसी की सज़ा से रोका जाए, क्योंकि उनके द्वारा जो बम कांड हुआ था, असेंबली में बम फेंके गए थे, वो मूलतः पटाखे थे, वो बम नहीं थे, वो पटाखे थे। और उन्होंने इसे स्वीकार किया कि हमें एक धमाका करना था एक अंग्रेज़ों के बहरे कानों को सुनाने के लिए, उनका ये स्टेटमेंट है। और जांच पड़ताल में ये हुआ क्योंकि उससे कोई घायल नहीं हुआ था और उसका कोई विशेष असर भी नहीं था असेंबली में। लेकिन वो उस छोटे से कांड पर उनको फांसी की सज़ा हुई और गांधी जी ने एक गलती, ये बहुत बड़ी गलती है गांधी जी की, गांधी जी ने अंग्रेज़ों पर दबाव नहीं बनाया, इसलिए कि वो अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने कानून व्यवस्था का मामला कह के और टाल दिया इस बात को। लेकिन ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो समाज इतना विभक्त और दिशाहीन हो चुका था और जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे वो सत्ता में भागीदारी के लिए इतनी कोशिशें करने लगे थे। अंग्रेज़ों ने जो व्यवस्था समय समय पर स्थापित की, जो अधिनियम समय समय पर दिए, कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा था जो ये चाहता था कि हम शासन में भागीदारी स्थापित कर लें। तो फिर आंदोलन, स्वाधीनता का आंदोलन कैसा, जब कांग्रेस के लोग ही चाहते हों कि हमारी शासन में भागीदारी हो, तो आंदोलन का मतलब क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसीलिए दिशाहीन हो गया और उस पर कई
कई लोगों ने, कई अखबारों ने व्यंग किया कि गांधी जी तब तक केतली में पानी उबालेंगे जब तक कि अंग्रेज भारत को छोड़ न दें। लेकिन जो सांप्रदायिक दीवारें खड़ी होती गई, जो जातिगत भेद हिंदुओं में पैदा होते गए, उसकी खाई को इतना चौड़ा किया, भारत की सामाजिक एकता को भी खंडित कर दिया, भारत की जो धार्मिक एकता थी उसको भी खंडित किया अंग्रेजों ने। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा 1940 से लेकर 1947 के बीच का जो दौर था। और इसी बीच एक काम और हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ और कम्युनिस्टों ने कभी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, वो हमेशा अंग्रेज़ों के साथ रहे और कांग्रेस के भेद अंग्रेज़ों को बताते रहे, शेयर करते रहे। यहाँ तक कि जब 42 का विद्रोह हुआ था तो उन्होंने पूर्णतः अंग्रेज़ों का साथ दिया, कांग्रेस का जरा भी साथ नहीं दिया। तो एक तरह के सामाजिक भेद की जानकारी देने में कम्युनिस्ट सबसे आगे रहे। इस तरह से कई चीज़ें थीं जो कि समाज को, भारतीय समाज को तोड़ रही थी, खंडित कर रही थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 1940 से लेकर 1947 के बीच का जो दौर था, इसमें हिंसा के अप्रतिम रिकॉर्ड टूटे। जिस तरह से गाजर मूली की तरह से संहार हुआ हिंदुओं का अलग अलग जगहों पर, वो उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। वो दस्तावेज़ों में अगर खोजे जाएं, और दस्तावेज़ों में ये चीज़ें हैं, अगर दस्तावेज़ों में खोजे जाएं और किसने किस तरह से इसमें भाग लिया तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम कुछ और चर्चा करेंगे इसके बारे में, जिनमें 2 सवाल हम आपको बता रहे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक, गांधी जी क्या राजनेता के रूप में सफल थे? क्या गांधी जी को राजनेता माना जाए या समाज सुधारक माना जाए? दूसरा, अंग्रेज क्यों गए, क्या वजह थी? क्या कांग्रेस के द्वारा किया गया आंदोलन अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने की वजह बनी? तो इन 2 प्रश्नों पर चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।